ओके, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस अश्योरेंस, मतलब शॉर्ट में बोलेंगे एसडीजी एंड ईएसडी कि सबसे पहले तो चैप्टर क्या बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है और उसके अंदर 3 पिलर्स हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, उनके ऊपर अश्योरेंस देने की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे डेवलप करना है कि उससे क्या हो, हमारा प्रेजेंट नीड तो मीट हो ही पाए, मतलब अभी की जो ज़रूरत है वो तो हम फुलफ़िल कर ही पाएँ, एज वेल एज जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उनकी नीड्स में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो क्या बोला गया है, सस्टेनेबिलिटी से क्या हो रहा होगा, डेवलपमेंट हो रहा होगा गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इस तरीके से कि हमारा अभी का नीड भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो पाए। ठीक है, ये बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर काम करता है। वो पिलर्स के नाम थे हमारे एस एंड जी। ई इज़ फॉर इन्वायरमेंट, एस इज़ फॉर सोशल एंड जी इज़ फॉर गवर्नेंस। ई मतलब इन्वायरमेंट मतलब आपको ऐसे पॉलिसीज़ बनाने हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट जैसे किस टाइप के पॉलिसीज़ बनाने जाओगे, तो आप बनाने जाओगे कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज़, एनर्जी यूज़ का पॉलिसीज़, वेस्ट के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, कन्वर्सेशन के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के ऊपर, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको क्या करना है, एज वेल एज आपको इसके ऊपर भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि आपको कैसे कोल को, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को यूज़ करना है। ठीक है, एज वेल एज जो अब आप यूज़ कर लोगे उसके बाद जो उसका वेस्ट बचेगा, जैसे कार्बन एमिशन, वाटर डिस्चार्ज, ई वेस्ट, आपको उसको कैसे ट्रीट करने जाना है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में क्या बात करी गई, ये सब बात की गई। ठीक है, मतलब यूज़ कैसे करोगे, प्रोसीजर के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा, और फिर डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे, वेस्ट निकलेगा उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा, तब इसके ऊपर आपको क्या करने जाना है, पॉलिसीज़ बनाने जानी है। देन सेकेंड सोशल में क्या बात की गई है, रिलेशनशिप विद पीपल के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, जहाँ पे आप बिज़नेस करते हो, जैसे लेबर रिलेशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करी जाएगी। ठीक है, देन गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस में बोला गया है कि आपको एक ऐसा सिस्टम, आपको अपने प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इंटरनल सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर पाओ, अपने आप को वो जो सिस्टम है उसके हिसाब से डेवलप कर पाओ, और जो भी है आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ज़्यादा इफेक्टिव कर पाओ, आप कंप्लाई कर पाओ लॉ को, और अपने जो भी स्टेक होल्डर्स का नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाओ। तो दीज आर दी 3 बेसिक पॉइंट्स, पिलर्स, जिसके ऊपर हमारा क्या करता है, जिसके ऊपर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स जैसे एनवायरनमेंट के लिए मैं बात करूँ तो क्या क्या होगा, जैसे कार्बन एमिशन, प्रोडक्ट कार्बन हो गया, देन उसके बाद क्लीन टेक हो गया, ग्रीन बिल्डिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ई वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वाटर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, क्लाइमेट चेंज क्या को इफेक्ट कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आ गई। इसके बाद इसमें सोशल की बात की गई है। सोशल में क्या आएगा, तो सोशल में आएगा कि हम कैसे लेबर मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी को देखते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन कैपिटल का कैसे डेवलपमेंट करते हैं, सप्लाई चेन के क्या लेबर स्टैंडर्ड्स हमने बना के रखे हैं, सेफ्टी एंड क्वालिटी कैसे मेंटेन करने वाले हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसा है, हम लोग एक्सेस फाइनेंस को कैसे देते हैं, हमारा हेल्थ केयर पे एक्सेस कैसा है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सब आ जाएगा किसमें, सोशल में। फिर लास्ट बात बचता है क्या, गवर्नेंस में क्या आता है, गवर्नेंस में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कितना डाइवर्सिटी में काम कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप कैसा है, हमारा अकाउंटिंग कैसा है। और बिहेवियर में क्या आएगा, तो बिहेवियर में आएगा बिजनेस के एथिक्स क्या चल रहे हैं, हमने क्या कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस तो नहीं है। उसके बाद फिर करप्शन देख सकते हैं हम, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, टैक्स का ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। तो दीज आर दी कुछ एग्जांपल्स ऑफ दोज पिलर्स जो हमने पढ़े कि भाई सोशल सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं, क्या क्या है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, उनके एग्जांपल्स पढ़े हमने, तो ये है। ठीक है, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन मेंबर्स ने क्या करके रखा है, 2015 से अपने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि भाई हम ये जो 17 चीज़ें हैं, इन 17 चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे और सारी कंट्रीज़ काम करने वाली हैं इन चीज़ों के ऊपर, ताकि जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाएँ। जो हमारे 17 SDGs हैं वो क्या क्या है, तो वो सबसे पहले है नो पॉवर्टी। ठीक है, देन उसके बाद ज़ीरो हंगर, अच्छी हेल्थ, अच्छा वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद है पीस, जस्टिस इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड उसके बाद पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये 17 पॉइंट्स याद करने हैं। याद करने के लिए टेक्निक है, जैसे
पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, ठीक है। वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ एंड इनोवेशन से इंडिया में एक मंत्र दिया। मंत्र है 3 कैंपर, 2 लहसुन एंड 2 प्याज। अब पंडित स्टैंड फॉर पी के लिए हमारा हो जाएगा पॉवर्टी, तो नो पॉवर्टी। हरिहर वाला फर्स्ट एच हो जाएगा हंगर के लिए, सेकंड एच हो जाएगा हेल्थ के लिए। तो पंडित हरिहर इंग्लैंड से क्या हो जाएगा एजुकेशन, ई से गए, उसके लिए क्या हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। वहाँ से हो जाएगा वाटर। देन वहाँ इंग्लैंड के लिए अगेन हो जाएगा एनर्जी। फिर इंग्लैंड की डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वहाँ यहाँ पे क्या ग्रोथ बोला था ना, तो यहाँ पे क्या याद करना है उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो कैसे हुआ, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, तो पंडित से पी पॉवर्टी, हरी से हमारा हंगर, देन दूसरे हर से हेल्थ, देन इंग्लैंड से एजुकेशन, फिर गए से जेंडर इक्वालिटी, वहाँ से क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इंग्लैंड की अगेन एनर्जी, एंड देन ग्रोथ, तो ग्रोथ, ठीक है। फिर ग्रोथ के बाद क्या बोला, ग्रोथ एंड इनोवेशन से, तो इनोवेशन वर्ड से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रोथ एंड इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, तो इंडिया के लिए क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, कि आई से इंडिया वाला था ना, तो उसके लिए इनइक्वालिटी आ जाएगा। मंत्र क्या था, 3 कैंपर 3 कपूर, तो सी से हो गया अपना कैंपर, तो कैंपर सी है, 3 चीज़ें हो गई, क्या क्या, कम्युनिटीज़, दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा क्लाइमेट एक्शन। तो सस्टेनेबल सिटीज़ हो, कम्युनिटीज़ हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो, और क्लाइमेट एक्शन, ये 3 सी आ गए। देन 3 कपूर, 2 लहसुन एल से, तो 2 क्या है, एक लाइफ बिलो वाटर, एक है लाइफ ऑनलाइन, और 2 प्याज, तो 2 प्याज में क्या आ जाएगा, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, दूसरा पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो 17 पॉइंट्स है, 17 पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करना है, 17 पॉइंट्स हमें क्या करना है, याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक आया है वो धीरे धीरे करके आ रहा है कंट्रीज़ के अंदर। तो 3 कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है। पहला है यूएस, दूसरा है यूके, और तीसरा है इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं यूएस के लिए। यूएस में क्या हुआ, मार्च 2022 के अंदर USSEC जो है उसने क्या करा, उसने ये प्रपोज़ किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब क्लाइमेट रिस्क के डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना, ये कहाँ पे बोले गए हैं, ये बोले गए हैं हमारे TCFD के अंदर। TCFD क्या है, तो टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। ये किसने दिए थे, ये दिए थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। ये सब कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे यूएस के अंदर, ठीक है। इसमें हमें क्या देना होता है, इसमें हमें जितने भी फाइनेंशियली मटेरियल क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क हैं उनके ऊपर क्या देना पड़ता है, हमें डिस्क्लोजर देना होता है। तो इसमें हम क्या बताने जाएंगे या क्या देने जाएंगे, तो इसमें हम बताएंगे कि भाई कंपनी का क्लाइमेट रिस्क के मैनेजमेंट को देखने का कैसे, क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे वो आइडेंटिफाई करता है। फिर जो रिस्क आइडेंटिफाई करी उनका क्या इम्पैक्ट रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, जो रिस्क है उसको वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे मिटिगेट करने जाएगा, कैसे कम करने जाएगा, और क्या कंपनी का कोई प्लान है या कुछ ऐसा है जो वो यूज़ करने वाली हो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड उसके कुछ गोल्स हों तो वो बताने जाना है। तो यूएस में क्या बोला गया, सबसे पहले कुछ डिस्क्लोजर्स के लिए बात किया गया। किसने बताया, TCFD ने बताया। TCFD किसके द्वारा बनाया गया है, तो TCFD बनाया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा। उसमें बात क्या की गई है, तो ये 4 चीज़ें। नॉर्मल जो ऑडिट का प्रोसीजर है वही, ये रिस्क आइडेंटिफाई करो, फाइनेंशियल पे उसका इफेक्ट देखो, आपने कैसे कम करा वो बताओ, और आगे का आपका क्या प्लान है वो बताने जाओ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूएस। अब नेक्स्ट अपने जाएंगे किस पे, यूके पे। यूके में क्या बात करी गई है कि सबसे पहले ना उन्होंने एक लॉ पास किया और 2019 के अंदर, और उधर क्या बोला कि उनका टारगेट है कि वो नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन अचीव कर लेंगे बाय 2019। 2019 में इन्होंने ये अनाउंस किया, और कब तक अचीव कर लेंगे टारगेट को, तो 2050 तक अचीव कर लेंगे, पहली चीज़। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि यूके की बात करी हो, ठीक है, कि क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, कुछ डिस्क्लोजर्स का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने जाना है। अब किन कंपनीज को फुलफिल करने जाना है, तो इधर में लिस्टेड कंपनीज कवर है, उसके बाद जिनका 500 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है उस वो कवर है, और ऐसी भी कंपनीज कवर हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनको क्या करने जाना है, ये तीनों कंपनीज को रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देने जाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो हम पहले से देते ही थे अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर। अब हम क्या, अब 2020, पहले 2019 की बात किया, फिर 2022 में क्या बोला गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, सस्टेनेबिलिटी मैटर्स के ऊपर भी अपना डिस्क्लोजर देने जाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, तो उसके अंदर बातें की गई हैं कि आप डिस्कस करोगे अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने प्रोसेस को, किसके ऊपर, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपके क्या प्रोसेस है। तो वो नॉर्मल पॉइंट बात किया गया, इन्वायरमेंट के लेकर
कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लेके, सोशल मैटर्स को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी को लेके। मैं इनडायरेक्टली पॉइंट्स तो वही है, पर वहाँ पे 17 SDGs बोले गए थे, यहाँ पे इनके कुछ लिमिटेड पॉइंट है, ठीक है। अब इन चीज़ों के ऊपर जो बात करनी है वो बात क्या करनी है, तो सेम बात करनी है जो हमने ऊपर में बात की कि भाई आपके क्या रिस्क हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इनको कैसे मैनेज करने वाले हो, आप इनको कैसे एड्रेस करने वाले हो अपनी रिपोर्ट में, और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें क्या करने जाना है, बात करने जाना है। एज़ वेल एज़ जो बड़ी बड़ी यूके की कंपनीज़ हैं उन लोगों को एनर्जी यूज़ और कार्बन एमिशन के ऊपर भी रिपोर्ट करने जाना है, ठीक है। ताकि रिपोर्ट कैसे देना है, तो स्ट्रीमलाइन एनर्जी एंड कार्बन रिपोर्टिंग करके उनके ऊपर रिक्वायरमेंट लगता है, उसके अंदर उनको क्या करने जाना है, रिपोर्ट करने जाना है। इसके बाद फिर उन्होंने 2013 में आके तो यूके ने एक भाई फॉर्मल कर दिया कि भाई ये तरीका है जिसमें आपको रिपोर्ट करना है, तो वो उस का नाम है क्या, सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि भाई आपको इसमें जाके क्या करने जाना है, ESG के ऊपर रिपोर्टिंग करना है। ESG मतलब क्या, वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना अपना, कि आपको इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट करने जाना है कि भाई कंपनी का क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे रिस्क दिखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे इम्पैक्ट आएगा, कैसे कम करने जाएंगे, वो सब। तो ये हमने दो की बात की, एक US के लिए क्या क्या हो रहा है वो, और दूसरा UK के लिए क्या हो रहा है वो। अब हम बात करेंगे इंडिया को लेके। तो इंडिया में सबसे पहले तो ये जो ESG का रिक्वायरमेंट है वो कैसे लग रहा है वो बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या बोला गया कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ जो हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको क्या करने जाना है, उनको रिपोर्ट करने जाना है, ठीक है। उनको किसके ऊपर रिपोर्ट करने जाना है, ये अपना एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस के ऊपर। यहाँ पे जो हम रिपोर्ट करेंगे ना, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, उस रिपोर्ट का नाम है BRSR। व्हाट इज़ BR? BR इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ SR इज़ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो साथ में क्या बोला गया, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करने जाए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिपोर्ट करने जाए, उसको बोला जाता है BRSR। और दुनिया क्या बोल रही है कि हमें ESG पे रिपोर्टिंग करनी है, हम क्या बोल रहे हैं, हम BRSR पे रिपोर्टिंग करेंगे, सिंपल इतना, ठीक है। अब ये जो BRSR है ना, इसमें क्या बोला गया है कि जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं या वो टॉप 1000 वाली एंटिटीज़ जो हैं, उन लोगों को क्या करना है, उनको 9 प्रिंसिपल के ऊपर रिपोर्टिंग करना है। जो 9 प्रिंसिपल है वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं नेशनल गाइडेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के द्वारा। मतलब 9 प्रिंसिपल दिए हैं, और 9 प्रिंसिपल किसने दिए हैं, तो नेशनल गाइडेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट ने दिए हैं, ठीक है। आपको उसमें रिपोर्टिंग करने जाना है। सबसे पहले क्या बात किया गया, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ये कंडक्ट है वो कंट्रोल कर रहा है। उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे 9 प्रिंसिपल आते हैं। अब जो ये हर प्रिंसिपल है ना, ईच प्रिंसिपल को क्या है, उन्होंने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारे क्या, असेंशियल इंडिकेटर, एक है हमारे लीडरशिप इंडिकेटर्स। व्हाट इज़ असेंशियल इंडिकेटर, तो असेंशियल इंडिकेटर्स अपने बोलते हैं जो मैंडेटरी है कि भाई ये तो आपको क्या करने जाना है, रिपोर्ट करने ही करने। दूसरा है लीडरशिप इंडिकेटर, जो वॉलेंट्री बेसिस पे आपको करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कंडक्ट आया, कंडक्ट के अंदर रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के अंदर 9 प्रिंसिपल आए, 9 प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला गया कि जो ये BRSR वाली रिपोर्टिंग है वो क्यों आई है, ताकि हम क्या कर पाएँ, एक क्वांटिटेटिव और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे पाएँ, ताकि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आपस में क्या कर पाएँ, जो भी ये रिपोर्टिंग है इसको कंपेयर कर पाएँ, सेक्टर्स आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर पाएँ, और टाइम्स एक दूसरे को क्या कर पाएँ, आपस में टाइम के बेसिस पर अपने आप पे क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। अब याद रखने वाली चीज़ क्या है, तो याद रखने वाली है कि भाई टॉप 1000 कंपनीज़ के ऊपर लगता है और 9 प्रिंसिपल है। अब जो 9 प्रिंसिपल है या जो रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग के ऊपर अपने बात करेंगे। रिपोर्ट का क्या नाम था, BRSR। BR इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, SR इज़ सस्टेनेबिलिटी पे रिपोर्ट, उसको साथ में बोलेंगे BRSR, ठीक है। जैसे हमें कारों में रिपोर्टिंग करना रहता है ना, तो ऐसे ही हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे भी डिस्क्लोजर्स देने रहते हैं। सबसे पहले जो पूरा रिपोर्ट है ना, वो 22-23 में से क्या कर दिया गया है, 22-23 से हमारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि हमें इसके ऊपर रिपोर्ट देना ही है। हमें मतलब वो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी का एज पर मार्केट का, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्या दिए जाते हैं, सबसे पहले दिए जाते हैं जनरल डिस्क्लोजर, जिसमें हम बताएंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, ऑपरेशन क्या है, एम्प्लॉय की डिटेल्स देंगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब का डिटेल देंगे, मतलब अपने बारे में बताने जाएंगे, दैट इज़ जनरल डिस्क्लोजर। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया है पॉलिसीज़ एंड मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के बारे में, कि भाई कंपनी के क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसेस है, क्या गवर्नेंस रहता है, कैसा लीडरशिप है, क्या सब है। तो सेकंड उस चीज़ के ऊपर बात की गई है। फिर थर्ड पार्ट में हमारा आता है प्रिंसिपल्स, जो 9 प्रिंसिपल के लिए बात किया गया ना, वो वाले, ठीक है। अब अपने प्रिंसिपल के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का क्या नाम है, सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि बिज़नेस के जो भी डिसीजन होने चाहिए ना, वो कैसे होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। मतलब आप उनको प्रॉपर डिस्क्लोज करने जाओ, वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जो भी रिलेवेंट पार्टी है ना वो उसको देख पाए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहले तो क्या है कि आपका जो भी एथिक्स है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आपका गवर्निंग स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, आपके पॉलिसीज प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जो एथिक्स को फुलफिल कर पाए, पहली चीज़। दूसरा, जो भी इन्फॉर्मेशन है कि वो सबको पहली चीज़ ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल करानी है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है, कुछ भी अगर एरर या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करने जाना है, आपको डिस्क्लोजर देने जाना है, उसका प्रॉपर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए। तीसरा, आपके जो भी वैल्यू चेंज में एंटिटीज़ है, लेट्स से सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी है, आप उनको भी इंकरेज करोगे कि वो भी क्या करें, ये वाले प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें। और लास्ट में हमारा क्या बोला गया है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है प्रोएक्टिवली, जो भी कंपनीज क्या कर रही हैं, वायलेट कर रही है इन प्रिंसिपल को उनके। तो टोटल में क्या 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर। क्या, सबसे पहले आपका एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज प्रोसीजर ऐसे डिज़ाइन करने जाओ। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराओ। तीसरा है, अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसके लिए आप डिस्क्लोजर देने जाओ। चौथा है, वैल्यू चेन आपका कैसा होना चाहिए, वो इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, आपको इनकरेज करना अपने वैल्यू चेन वालों को कि भाई आप भी ये प्रिंसिपल को फॉलो करो। पांचवा, अगर कोई लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में आप क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो बात करता है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट बोला गया है सेफ एंड सस्टेनेबल गोल एंड सर्विसेज। सेफ एंड सस्टेनेबल गोल एंड सर्विसेज का मतलब क्या, कि भाई आपको इंश्योर करना है कि जो आपके गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो कैसा हो, वो बेटर लाइफ प्रोवाइड करे, किसको, कंज्यूमर को और एंड यूज़र को। तो इसका एसेंस क्या है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोले गए हैं कि आपको क्या करना है, आपको ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो क्या हो, जो मिनिमाइज रिसोर्स का यूसेज करे, ताकि वो क्या रहे, सस्टेनेबल रहे, पहला। दूसरा क्या है, आपको एंटिटीज़ को क्या करना है, एजुकेट करना है, और उनको और आपको कंज्यूमर को और क्लाइंट को क्या करना है, अवेयर कराना है उनके राइट्स के बारे में। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ये पहला था रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करो। दूसरा है, जो भी आपके कंज्यूमर है और क्लाइंट्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में बताओ। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है ओवर एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, मतलब रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो और रीयूज़ करो, वो वाला आपको मेथड फॉलो करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या बात करता है, सेकंड पॉइंट बात करता है हमारा सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ठीक है, देन इसके बाद फर्स्ट हो गया हमारा था क्या, हमारा फर्स्ट पॉइंट था ट्रांसपेरेंसी वाला, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेफ एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज वाला। थर्ड पॉइंट क्या बात करता है, थर्ड पॉइंट बात करता है एम्प्लॉयज़ के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोला है, सारे इनिशिएटिव्स जो भी आप बेनिफिट ले सकते हो, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आप सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, ये मिनिमम वेजेस का है, टाइमिंग का है, हेल्थ का है, ट्रेडिंग का है, जो भी है वो सब फुलफिल करो। एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी दो उनके, ठीक है, उनके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है आपको। चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर और अदर इनवॉलेंट्री लेबर्स को आपको रोकने जाना है। ठीक है, एज वेल एज एम्प्लॉय के वर्क लाइफ बैलेंस को आपको क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है। टाइमली पेमेंट करने जाना है, पेमेंट ऑफ वेजेस आपको करना है एज पर लिविंग वेजेस, जो भी वेजेस डिसाइडेड है उसके हिसाब से। आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सेफ़ होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है आपको जो आपका वर्क प्लेस है वो हैरेसमेंट और वायलेंस से आप फ्री रखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें की गई हैं एम्प्लॉयज़ को लेके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स को लेके, कि भाई यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपेरेंट रखना है और कम्युनिकेट करने जाना है किसके साथ, स्टेक होल्डर के साथ, किस बारे में, ऑपरेशन, बिजनेस डिसीजन और उनके किसके ऑपरेशन और किसके बिजनेस डिसीजन, जो भी पीपल और नेचर ने जो भी डिसीजन वगैरह लिए हैं उसके ऊपर, तो वो आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है सबसे पहले स्टेक होल्डर्स के साथ। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो और इंटरेस्टेड पार्टी को और उनके कॉन्टेक्स्ट में जो भी ऑपरेशंस हैं उनको, ठीक है, डिटरमाइन करो। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल रही हैं वो आप क्या करो, अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने जाओ इन द इक्विटेबल मैनर। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया ये। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि आपको क्या करना है, आपको एटीए मेंटेन करना है, एटीए मतलब एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए आपको काम करने जाना है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी है, उनके साथ सब शेयर करना है। देन इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया आपको ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है। ठीक है, ह्यूमन राइट में ह्यूमन राइट में क्या आ जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप कहीं से भी ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं करनी चाहिए। आपके प्रैक्टिसेस ऐसे होने चाहिए, आपके पॉलिसीज़ ऐसे होने चाहिए जो ह्यूमन राइट को क्या करें, प्रमोट करें। देन उसके मतलब इंटीग्रेट करो अपने ह्यूमन राइट्स को अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ। एज वेल एज आपको क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करने हैं सारे ह्यूमन राइट्स को, जो चाहे वो वर्क प्लेस के अंदर हो चाहे वर्क प्लेस के बाहर हो।
तो नॉर्मल पॉइंट है। दैन इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद इन्वायरमेंट के लिए बोला गया। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको जो भी इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक की प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के आपको काम करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, आपके जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं ट्रिपल बी, वो आपके कैसे होने चाहिए, वो आपको देखने जाना है कि वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, वो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। देन दूसरा क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, आपको क्या करना है, आपको अपना परफॉर्मेंस को मेजर करना है रिलेटेड टू व्हाट, कि भाई आप कितना पॉल्यूशन रोक पा रहे हो, कितना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन रोक पा रहे हो, वेस्ट जनरेशन का कैसे कंट्रोल करोगे, एनर्जी यूज़, लैंड यूज़, ये सब चीज़ों को आप कैसे मेजर करोगे, इनके ऊपर अपना परफॉर्मेंस वो देखने जाओ। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेके आपके क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखने जाओ, अगर उसको रोकना है तो उसके लिए। देन उसके बाद आपके रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल को लेके क्या प्रैक्टिसेस है। देन अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने जाओ टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन्वायरमेंट को लेके बात की गई। इन्वायरमेंट में क्या बोला गया, आपको क्या करना है, असेस एंड रेक्टिफाई करना है इन्वायरमेंट के ऊपर अपना जो भी इम्पैक्ट है, अपने पॉलिसी प्रोसीजर ऐसे बना के। दूसरा है आपको रिसोर्सेज का क्या करना है, ऑप्टिमम यूसेज करना है। थर्ड क्या है, आपको अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने जाना है, ठीक है, कि भाई अगर आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हो फॉरेस्ट का तो फिर आप उसके लिए क्या करने जाओगे। देन क्लाइमेट चेंज के रिजल्टेंस के लिए आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़ करना है और आपको इम्प्रूव करना है अपना परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारे लिए गोल्स एंड सस्टेनेबिलिटी को लेके बात की गई है। तो ये वाला पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 2 अगर कहीं पे हमें लिंक करने जाना है तो अपने ये दोनों को साथ में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, 6 पॉइंट हो गए। देन 7 पॉइंट क्या बोलता है, 7 पॉइंट बोलता है कि आपको क्या करना है, पॉलिसीज़ बनाने और जो गवर्निंग अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के बताने। तो कैसा है कि आपका क्या होना चाहिए, आपका जो भी कोर एलिमेंट है BRSR का वो कैसा होना चाहिए, हॉलिस्टिकली होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, कलेक्टिवली एसोसिएशन और जो भी है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने जाना है। और उसके बाद आपको फेयर कंपटीशन और ह्यूमन राइट अब्यूज़ को रोकना है। तो ये भी एकदम जनरल पॉइंट है। देन इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है आपको ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो वो कैसे करने जाओगे, उसके लिए आपको क्या है, अपने यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा बनाना है कि वो क्या करे, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के अपने पॉलिसीज़ प्रोसीजर बनाने जाए। उसके बाद आपको देखने जाना है, रिव्यू करने जाना है, मेजर करने जाना है और ट्रैक करने जाना है क्या इम्पैक्ट आने वाला है एक्टिविटीज़ के ऊपर, सोशल और इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर, और उसको आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हो। तो वो फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि आपको क्या करना है, आपको एफर्ट्स लेने हैं ताकि आप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाओ, और आपको उसको क्या करने जाना है, आपको उसको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूज़ करना है। इसके बाद क्या बोला है, आपको डिज़ाइन करना है CSR एक्टिविटीज़ को, और जब आप डिज़ाइन करोगे CSR एक्टिविटीज़ को तब आप लोकल और रीजनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दोगे। देन इसके बाद आपको इंश्योर करना है कि रीएलोकेशन ऑफ कम्युनिटीज़ ना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रोड हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह बन रहा होता है, या फिर लेट्स से मेट्रो वगैरह के टाइम पे तो लोगों को हटा दिया गया था, तो वैसे सब कुछ ना हो। और अगर हो भी रहा है तो उनको क्या मिलना चाहिए, उनको उनका फेयर कंपनसेशन मिल जाना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, प्रॉपर जो उनकी बनती है, और आपको अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो उनके साथ इक्विटेबली शेयर करने जाना है, ठीक है। टोटल में 9 प्रिंसिपल थे। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, ETA, दैट इज़ ETA मतलब क्या कि भाई हमें क्या करने जाना है, हमें एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रख के बात करनी है। देन दूसरा क्या था, सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज। तीसरा क्या था कि हमें एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना है। चौथा क्या था, हमें स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना है। पाँचवा क्या है, हमें ह्यूमन राइट के लिए काम करना है। 5 चीज़ें हो गई। देन 6 में क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट की बात की गई। देन पब्लिक एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ की बात की गई। फिर ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है, ये बात की गई। 6 पॉइंट 7 कितने 8 पॉइंट हो गए। देन लास्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, 9 पॉइंट, दैट इज़ वैल्यू टू कंज्यूमर, कि आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल मैनर में वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने कंज्यूमर को। तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे, तो सबसे पहले तो जो भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है आपके फूड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, वो आप कम करने जाओ। जैसे फूड प्रोडक्ट्स में नहीं हो रहा होता है कि भाई केमिकल्स का यूज़ वगैरह हो रहा होता है, तो वो सब चीज़ आपको क्या करनी जानी है, कम करने जानी है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से किसी का फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रोकना है, और आपको फेयर कंपटीशन करना है। देन उसके बाद आपको जितने भी, अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट भी आ रहा है आपके सामान के ऊपर या प्लांट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपके सामान के कारण, तो आपको उसको क्या करने जाना है, डिस्क्लोज करने जाना है। आपको कस्टमर्स के प्राइवेसी को मेंटेन करना है। जैसे डेटा वगैरह होता है तो अभी क्या करते हैं लोग, बेच वगैरह देते हैं, तो वो मेंटेन करना है। देन उसके बाद आपको इन्फॉर्म करने जाना है कि भाई कस्टमर्स को रिगार्डिंग व्हाट, कि भाई वो क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, रिसाइकिल
कैसे कर सकते हैं, इसका डिस्पोजल कैसे करने चाहिए, और एज वेल एज ओवर कंजम्पशन को भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करने जाओ, अपने कस्टमर को ये सारी चीज़ें बताने जाओ। इसके बाद आपको क्या बताने जाना है कि अगर जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी मिसलीडिंग या फिर कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देने जानी है अपने कंज्यूमर को। इसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल का और फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ताकि जिसको भी जो कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बोलना हो तो वहाँ पे जाके बोल सके। देन उसके बाद एक आपको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और रिस्पॉन्सिबल मैनर में सबको एक्सेस देना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये क्या बात की गई, ये बात करी गई है किसके लिए, हमारे कंज्यूमर के लिए। टोटल में 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स को आपको याद करना है और सीक्वेंस में याद करना है। और प्रिंसिपल बेसिकली क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें सीक्वेंस पूछ सकता है कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, इसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा सस्टेनेबिलिटी को लेके कि भाई हमें क्या करना है, हमें सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज रखने। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, तो थर्ड पॉइंट था हमारा एम्प्लॉयज़ को लेके, फिर एम्प्लॉयज़ के लिए हमें क्या क्या काम करना था वो। देन उसके बाद बोला गया शेयर होल्डर्स को लेके कि आप, शेयर होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स के लिए बात की गई। फिर स्टेक होल्डर्स हो गए, उसके बाद किसके लिए बात किया गया, ह्यूमन राइट के लिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद फिर 6 पॉइंट से अगेन दोबारा से किसके लिए बात किया गया, फिर बात किया गया एनवायरनमेंट को लेके। फिर एनवायरनमेंट के बाद क्या बोला गया कि आपको रेगुलेटरी पॉलिसीज़ वगैरह को ध्यान में रख के अपना काम करना है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, आपको क्या करना है, ग्रोथ करना है और इक्विटेबल डेवलपमेंट करना है सबका, कि बराबर भाई कोई दूसरा इंसान भी अगर उतना काम कर रहा है तो उसको वो मिलना चाहिए, उसका जो राइट है वो रिजर्व मिलना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जाके वैल्यू देनी है अपने किसको, कंज्यूमर को। तो ये सीक्वेंस में याद करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। सेकंड क्या है सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज, देन एम्प्लॉयज़, देन स्टेक होल्डर, देन ह्यूमन राइट्स। ये 5 पॉइंट हुए। देन 6 से अगेन आता है एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी पॉलिसीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड इसके बाद वैल्यू टू कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ तक के बारे में बात की गई। और कहाँ पे बात की गई, BRSR रिपोर्ट के बारे में, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको कैसे अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है BRSR रिपोर्ट के ऊपर। तो सेम ही प्रोसीजर है, कुछ हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट जैसा। सबसे पहले क्या लेना है, आपको रिव्यू करने जाना है रिपोर्ट्स को और उधर के पैरामीटर को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी रिव्यू करोगे किसके, रिपोर्ट्स को, पैरामीटर्स को। उसके बाद जाके क्या करोगे, आप ऑन साइड असेसमेंट करोगे या वेरिफिकेशन करोगे उस रिपोर्ट का, जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, एक असेसमेंट रिपोर्ट देने जाओगे। ठीक है, और असेसमेंट रिपोर्ट और असेसमेंट स्टेटमेंट देने जाओगे। फिर आपने जो रिपोर्ट और स्टेटमेंट दिया उसके बेसिस पे सामने वाले के रिस्पॉन्सेस आएंगे, क्लैरिफिकेशन आएंगे, आप वो देखने जाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप सबमिशन करोगे ऑन साइट असेसमेंट का और डॉक्यूमेंट्स के रिव्यू का। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने करा, सबसे पहले आप देखने गए, रिव्यू करने गए रिपोर्ट को। उसके बाद आपने क्या करा, ऑन साइट वेरिफिकेशन करा, ऑन साइट असेसमेंट करा। उसके बाद क्या करोगे, आप इशू करोगे एक असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट देने के बाद सामने वाले का रिप्लाई आएगा, तो वो जो रिप्लाई आएगा, जो रिस्पॉन्स आएंगे, जो क्लैरिफिकेशन आएंगे, आप उसको रिव्यू करने जाओगे। उसके बाद आप क्या करने जाओगे, आप सबमिशन करोगे जो भी आपको फाइंडिंग होगा ऑन साइड असेसमेंट्स और डॉक्यूमेंट का वो। एंड देन लास्ट में जाके आप क्या करोगे, एक असेसमेंट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाने जाओगे, जो क्या होगा, आपका फाइनल रिजल्ट होगा असेसमेंट का। या फिर आपको जो भी रिकमेंडेशन वगैरह देनी होगी तो आप वो उसमें जाके दोगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखना, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना, रिपोर्ट देना, कुछ रिस्पॉन्सेज आए तो वो देखना। देन उसके बाद एक दोबारा से अपना क्या करना, आपका जो भी फाइंडिंग्स है उसको सबमिट करना। देन उसके बाद क्या करना है, फाइनल रिपोर्ट देना। तो अभी तक में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, पहला हमने 3 पिलर के लिए बात कर लिया, दैट इज़ हमारा एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। उसके बाद जाके हमने 17 हमारे जो SDGs थे, सोशल डेवलपमेंट गोल्स थे, वो बात कर लिए। देन उसके बाद जाके हमने क्या बात कर लिया, तो उसके बाद हमने BRSR के रिपोर्टिंग एज वेल एज US और UK में क्या चल रहा है, हमने वो बात कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे मूव करेंगे और अपने बात करेंगे कि जो ये हमारा रिपोर्टिंग का काम चल रहा है, वो रिपोर्टिंग के टाइम में कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स भी हैं। ठीक है, रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उसमें क्या क्या बात किया गया है, हमें वो देखने जाना है। तो सबसे पहला कुछ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो है हमारा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं GRI। दैट इज़, उसमें क्या बोला गया है, उसमें आपको रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट किसके ऊपर करना है, तो वो करने जाना है आपको इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट के ऊपर। जनरल डिस्क्लोजर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपको देना है, और क्या देना है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट करके एक CDP करके है, वो देने जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस डेटा देना है। परफॉर्मेंस डेटा रिलेटेड टू वॉट, तो वो आपको देने जाना है रिलेटेड टू वाटर,
फॉरेस्ट, सप्लाई चेन, ये सब के बारे में, और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, फॉरेस्ट को कैसे आप सिक्योर करो, वाटर को कैसे सिक्योर करो, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद लास्ट में क्या बोला गया है, लास्ट में एक तीसरा फ्रेमवर्क और बोला गया, दैट इज़ योर इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, IIRC। ठीक है, अब ये वाले में क्या गया, यहाँ पे क्या बोला गया, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बना दिए, कुछ एलिमेंट्स बना दिए, जिनके ऊपर क्या करने जाना है, कंपनीज़ को इनको इंटीग्रेट करना है अपने रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे किस चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बात की गई है कि भाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इन चीज़ों को लेकर आपको बताने जाना है। तो ये जो इन चीज़ें मैंने बोला वो चीज़ें क्या हैं, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में टोटल 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, जिसको अपने क्या बोलने जाते हैं, जिसको अपने बोलने जाते हैं 6 कैपिटल्स, शॉर्ट में 6 C's भी बोल सकते हैं, 6 कैपिटल्स भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर तो यहाँ पे आपको याद करना है 6 के पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स अपने क्या है, दैट इज़, तो सबसे पहले बात की गई है फाइनेंशियल कैपिटल, देन मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो फाइनेंशियल कैपिटल में क्या आएगा, पैसे के बारे में बात किया जाएगा कि आप क्या करने वाले हो, आप कैसे फंड्स को पूल करने वाले हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, कैसे आप उनको यूज़ करोगे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, डेट से लेके आओगे, इक्विटी से लेके आओगे, ग्रांट से लेके आओगे, इन्वेस्टमेंट के रूप में लेके आओगे, कैसे लेके आओगे। देन सेकंड मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो इक्विपमेंट एंड टूल, असेट्स और मशीन के बारे में, सेम चीज़ कि आप उनको कैसे यूज़ करने वाले हो। देन उसके बाद नेचुरल कैपिटल, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एज अ इनपुट हमारे प्रोडक्शन के लिए काम कर रही होती है, उनको आप कैसे यूज़ करने वाले हो, उनका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है, तो वो बताने जाओगे, जैसे कि आ जाएगा वाटर, लैंड, मिनरल, ये सब आ जाएगा। देन नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है, तो पीपल के जो भी लोग हैं उनके स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस को आप कैसे यूज़ करने वाले हो, ठीक है, उनको कैसे मोटिवेशन देने वाले हो, उनको कैसे इनोवेशन के लिए यूज़ करोगे, तो वो सब। तो कंपनी का क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स रहने वाला है, क्या एथिकल वैल्यू रहने वाला है, इस चीज़ को लेके कंपनी कैसे लॉयल्टी और मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो लोगों को क्या कर सके, लोगों को यूज़ करके, ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके उन अपने प्रोसेसेस, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। देन सोशल में क्या बात की गई है, सेम अगेन यहाँ पे ह्यूमन में एम्प्लॉय और लेबर कवर हो गया था, सोशल में इन जनरल पीपल कवर हो जाएगा कि भाई आपका क्या रिलेशनशिप है विद इन और बिटवीन दी कम्युनिटी, ग्रुप और स्टेक होल्डर्स और अदर नेटवर्क्स को लेके, जिसमें कॉमन वैल्यू, बिहेवियर, ट्रस्ट, लॉयल्टी और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सोशल लाइसेंस आ जाएगा कि कैसे हम काम करते हैं। देन लास्ट में बात किया गया इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या आ जाएगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के क्या फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्या इनोवेशन कर रही है, क्या HR में लेके आ रही है, क्या एक्सटर्नल रिलेशनशिप है, वो सब देखेंगे। याद रखने के लिए ट्रिक है फिशमैन, F फॉर फाइनेंस, I फॉर इंटेलेक्चुअल, S फॉर हमारा सोशल, H फॉर हमारा ह्यूमन, M फॉर हमारा मैन्युफैक्चर्ड एंड N फिर नेचुरल। तो फिशमैन करके आप क्या करोगे, आप 6 के 6 कैपिटल्स को याद करोगे। 6 वो कैपिटल्स बोले कहा थे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमने देखा था, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के 3 पार्ट थे। पहला था ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, दूसरा था कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट एंड तीसरा था इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके अंदर हमारे क्या आ रहे थे, ये 6 कैपिटल आ रहे थे, ठीक है। इसके बाद अब क्या हो रहा है, ग्लोबल ट्रेंड आ गया कि भाई सब लोगों को क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो फिर क्या हुआ, फिर बाद में ना कॉमन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि क्या हो सके, जो भी रिपोर्टिंग हो सके ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हो पाए। तो ये जो साथ में जो लोग आए ना, जो कोलैबोरेशन हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका ये फ़ायदा है कि भाई सबको क्या मिल पाएगा, जॉइंट मार्केट गाइडेंस मिल पाएगी कि भाई कैसे फ्रेमवर्क बनाएं, कैसे स्टैंडर्ड्स बनाएं, कैसे वो इम्प्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़। दूसरा जॉइंट विजन हो जाएगा, सबके पास क्या एक विजन आ जाएगा कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है, क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, कैसे वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को अपने डिस्कस कर पाएंगे। देन लास्ट में जॉइंट कमिटमेंट हो जाएगा, साथ में क्या कर पाएंगे, सब लोग एक दूसरे को ड्राइव कर पाएंगे टुवर्ड्स दी गोल कि भाई हमारा जो भी प्रोग्राम है उसमें क्या है, सबका कोलैबोरेशन है, तो वो क्या कर पाएंगे, क्लोजली उसको लेके काम कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये कुछ फ़ायदे हैं साथ में काम करने के। देन इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है। लास्ट पॉइंट क्या बचता है कि भाई आप क्या करने जा रहे हो, आप ये सारी चीज़ों को आपको करना है, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ICI, इसका क्या स्टेप्स रहे हैं इन ये BRSR को लेके या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेके। तो सबसे पहले तो क्या एक बोर्ड बनाया गया है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, जो क्या करेगा, अवेयरनेस लेके आएगा, इम्प्लीमेंट करने जाएगा जो भी हमारे गाइडेंस वगैरह है वो सबको। देन दूसरा क्या करा गया है, इंडियाज़ फर्स्ट अवार्ड लाया गया है टू सेलिब्रेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो। देन उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज लाए गए हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर। फिर इसके बाद क्या किया गया है कि ICI ने एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके
लेके आए हैं किसके ऊपर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर। एंड देन काफ़ी सारे पब्लिकेशंस लेके आए हैं, पब्लिकेशन इन द सेंस कि भाई काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं, कैसे 3410, उसके बाद हमारे BRSR के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो हमने टोटल में पढ़े थे ना 17 गोल्स होते हैं SDGs, उनके ऊपर उन्होंने अपने पब्लिकेशंस दी हैं। देन उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर दिया है, फिर उन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मैच्योरिटी मॉडल बताया। ठीक है, काफ़ी सारे सोशल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स भी आए हैं, 100 से लेके 1600 तक नंबर है, 100, 200, 300 करके, जो किसके ऊपर बात करते हैं, जो हमारे ये जो भी सोशल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनके ऊपर ही बात करने जाते हैं। एज ऑन डेट हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, इतना सब कुछ करने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? तो हमारा ESG ऑडिट का फ़ायदा है कि भाई ये हेल्प करेगा कंपनीज़ को, वो इवैल्यूएट कर पाएँ कि भाई कितना उनके ऊपर इन्वायरमेंटल रिस्क है, कितना उनके ऊपर सोशल रिस्क है। ठीक है, एज वेल एज जब वो ESG ऑडिट कराएंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई उनका कितना सप्लाई चेन का रिस्क है, क्या रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना वो ट्रांसपेरेंट है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। ये सारी चीज़ें मतलब इन सिंपल वही सारी चीज़ें लिखने जानी है जो ऊपर में अपने पढ़ी, ये करोगे तो उसका ये फ़ायदा है, तो वो सब चीज़ लिखने जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई आपको कब से करने जाना है, तो यहाँ पे हमारा एक नया स्टैंडर्ड्स आया है, तो दैट इज़ SSAE, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है, 3000, जो 31 मार्च 2023 से क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री बेसिस पे लग जाएगा, और उसके बाद 31 मार्च 2024 से क्या हो जाएगा, वो मैंडेटरी बेसिस पे लग जाएगा। तो ये हमें याद रखना है जस्ट फॉर MCQ पर्पस। तो पूरा चैप्टर में मेन अगर मैं बात करने जाऊँ तो क्या क्या बात की गई, सबसे पहले बेसिक हमारे ESG उसके ऊपर बात किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके 3 पिलर, उसके बाद 17 SDGs के ऊपर बात किया गया, उसके बाद हमारा कैसे वैल्यूएशन हुआ US, UK और इंडिया के अंदर, इंडिया में BRSR के 9 प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया गया। फिर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देखा, जिसमें हमने 6 C's देखे, एंड देन फिर एक्स्ट्रा में थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखे, ऑडिटर का क्या रोल है और ICI के क्या स्टेप्स है।